आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज न्यूक्लिक एसिड्स से संबंधित। इससे पहले कि हम पहला एमसीक्यू आज का सॉल्व करें, याद कर लेते हैं कि जो डीएनए बेसिस हैं ग्वानिन और साइटोसिन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो डैश डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से एडेनिन और थायमीन जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डीएनए में एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो न्यूक्लियोबेसेस आप देख सकते हैं एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन हैं डीएनए में, और ये हैं कॉम्प्लीमेंट बेसेस। उसी तरह से आरएनए में आप देख सकते हैं थायमीन की जगह यहाँ यूरेसिल है, और ये बेसेस हैं न्यूक्लियोबेसेस एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, और ये कॉम्प्लीमेंट बेस है जैसा कि हमें मालूम है। इसके अलावा जो चीज़ हमें जाननी है कि जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और द टॉप स्ट्रैंड गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट। ये है टॉप स्ट्रैंड। अगर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट है, एंड द लोअर स्ट्रैंड गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लाइनिंग देम अप। अगर हम इसको लोअर स्ट्रैंड को लिखें तो राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से ये होता है, लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि ए टी के कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे भी ये शो किया हुआ है। तो ए अगर यहाँ पर है तो कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर टी आएगा, और हमें मालूम है कि ये अगर 5 प्राइम है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आएगा वो जो ग्लाइकोसाइडिक जो कार्बोहाइड्रेट के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो 5 प्राइम में होगी, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 3 प्राइम से बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से जहाँ 5 प्राइम जब हम लिख रहे हैं तो 5 प्राइम जहाँ लिख रहे हैं उसके नीचे हमें 3 प्राइम उसके कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, और अगर 3 प्राइम है तो उसके नीचे कॉम्प्लीमेंट में हमको 5 प्राइम लिखना है। साथ ही अगर हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है बेसिस का, न्यूक्लियो बेसिस का, तो ए की जगह ए के कॉम्प्लीमेंट में टी, टी के कॉम्प्लीमेंट में ए, जी के कॉम्प्लीमेंट में सी, और सी के कॉम्प्लीमेंट में जी। तो ये ए टी सी जी जो है ये न्यूक्लियो बेसिस हैं, जो अभी हम याद कर चुके हैं एक बार फिर। तो इस तरह से इन चीज़ों का हम याद रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला MCQ। द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सीक्वेंस इज। तो ये स्ट्रैंड हमको दिया हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का सीक्वेंस, और उसका ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है ये निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है डीएनए का। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है, या फिर अगर आप कॉपी में इसको कर रहे हैं तो पेंसिल से ही जहाँ दिया हुआ है ये क्वेश्चन उसके नीचे नीचे लिखते चले जाएं, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इरेजर से बाद में उसको आप रब ऑफ कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो जहाँ हमने ये देखिए 3 लिखा है, उसका नीचे अपने को कॉम्प्लीमेंट में 5 प्राइम, यहाँ जहाँ 5 प्राइम है तो ये तो 3 प्राइम हमने लिखा। सी का कॉम्प्लीमेंट जी, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, इस तरह से करते करते हमने सीक्वेंस को लिख लिया। और अब हम ढूंढते हैं कि ऑप्शंस में से क्या है। ऑप्शन यहाँ 5 प्राइम से दिया हुआ है, चलिए 5 प्राइम से हम देखते हैं। 5 प्राइम के बाद होना चाहिए जी, और फिर सी किस में है, 5 प्राइम में जी नहीं है, इसमें जी स्टार्टिंग में 5 प्राइम के साथ नहीं है, जी और सी सिर्फ इसमें है, इसमें सी जी है, तो दिस इज़ कैंसल्ड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि काफ़ी आसान था। इसी की तरह से एक और क्वेश्चन आया था, हमें पूछा है द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस ऑफ द गिवन डीएनए इज। तो ये हमें स्ट्रैंड दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 3 के इसको यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। एग्जामिनेशन में आप इसके नीचे या इसके ऊपर आप सीक्वेंस को पेंसिल से लिख सकते हैं। और जब हमने लिखा तो हम यहाँ आंसर ढूंढते हैं, इसमें से आंसर कौन सा है। तो 5 के साथ जी और फिर ए आना चाहिए, तो 5 के साथ जी और ए यहाँ नहीं है, 5 के साथ जी और ए यहाँ नहीं है, 5 के साथ जी और ए यहाँ है, और 5 के साथ सी और टी है तो यहाँ नहीं है। तो ये तीनों कैंसिल हुए। ऑप्शन इज़ नंबर सी, दैट वाज क्वाइट ईजी।
लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर द फॉलोइंग सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इस। तो ये स्ट्रैंड हमें दिया हुआ है, हम इसको लिखना शुरू करेंगे। 5 के कॉम्प्लीमेंट में 3 प्राइम और 3 के कॉम्प्लीमेंट में 5 प्राइम आता है, ये हमने लिया। और यहाँ पर टी का कॉम्प्लीमेंट है ए, सी का कॉम्प्लीमेंट है जी। तो पहले देख लेते हैं 5 प्राइम के साथ जी और ए कहीं है कि नहीं। 5 प्राइम के साथ जी और ए यहाँ पर है, 5 प्राइम के साथ सी और टी है तो इसको कैंसिल किया। 5 प्राइम के साथ ए और जी है, दैट इज़ कैंसल्ड। 5 प्राइम के साथ टी और जी है, ये कैंसल्ड। तो जो पहला ऑप्शन था दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इट वाज क्वाइट इजी। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करने जाएं, याद कर लेते हैं कि कैम्फर क्या है। कैम्फर का स्ट्रक्चर ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आइसोप्रीन यूनिट्स से बना हुआ है और टर्पीन्स है ये, और एक तरह का टर्पीन है ये। और टर्पीन क्या होते हैं? टर्पीन आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं और उसके अलावा ये नेचर में होते हैं मेनली इन प्लांट्स, एसेंशियल ऑयल्स का हिस्सा होते हैं। और ये जो अगर इनमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहलिक हो, तो ऐसे टर्पीन्स को हम टर्पेनॉइड कहते हैं। आइसोप्रीन का ब्लॉक जो है, आइसोप्रीन का जो यूनिट है वो ये रहा CH2। ये 4 कार्बन का चेन है, देखिए C डबल बॉन्ड C, उसके बाद है C, इस C में ये CH2, इस C में एक CH3 होगा, उसके बाद है CH और उसके बाद है CH2। तो ये जो यूनिट है डबल बॉन्ड, तो ये जो यूनिट है आपको यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट के नाम से बोला जाएगा और इसको ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और इसी के ऊपर बेस्ड है आइसोप्रीन रूल, जो कि वालाक द्वारा दिया गया था 1887 में। तो आप ये देख सकते हैं कि C5H8 जो यूनिट है वो रिपीट हो रही है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक आइसोप्रीन यूनिट का हिस्सा 1, 2, 3, 4 और 5, और दूसरा आइसोप्रीन का यूनिट हिस्सा ये है 1, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कार्बन और 5 कार्बन 2 आइसोप्रीन यूनिट से कैम्फर बना हुआ है। तो ख़ास बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी थी कि कैम्फर इज़ टर्पिनॉइड। ये टर्पिनॉइड है, यहाँ लिखा हुआ है टर्पिनॉइड है ये। और ये एसेंशियल ऑयल का हिस्सा है और प्लांट बेस्ड कंपाउंड है, आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ है, जैसा कि आपने देखा। इस चीज़ को अपने को याद रखना है। सेकंड जो बात याद रखनी है वो कि इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, ये बात अपने को याद रखनी है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड्स जो होते हैं वो 2 एमिनो एसिड्स आपस में अगर जुड़ते हैं तो जो एमिडो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स, उसमें कई एमिनो एसिड्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है और पैंक्रियाज में, बीटा सेल में ये प्रोड्यूस होता है और इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। साथ ही इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स, ये डाइमर हैं, 2 पेप्टाइड चेन से बना हुआ है। कुल मिला के इसमें पेप्टाइड लिंकेज है। और इसका जो इंसुलिन इज़ अ पैंक्रियाटिक हार्मोन दैट plays an essential role in regulation of blood glucose as well as lipid and carbohydrate metabolism में इंसुलिन का रोल है। तो हमें याद रखना है कि पेप्टाइड हार्मोन है, ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है पैंक्रियाज में। और इसमें ये 2 पेप्टाइड चेन्स से बना हुआ है और पेप्टाइड चेन्स जो है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और वो एमिनो एसिड के आपस में जुड़े हुए होने से, बॉन्डेड होने से होते हैं। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है दैट इज़ निकोटीन। निकोटीन इज़ कायरल एल्कलॉइड। निकोटीन में एक कार्बन ऐसा है जो कि एसिमेट्रिक है, कायरल है, क्योंकि उसमें 4 अलग अलग जो ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इसके मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में देख रहे हैं।
ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, एल्केलॉइड कहा जाता है और इसको रिक्रिएशन के लिए, स्टिमुलेंट के हिसाब से और एंजाइयोलाइटिक रिएजेंट के हिसाब से के अनुसार इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमें याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और ये एमिनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक है और इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपस में आप देख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस बात को हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए याद रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट रिलेशनशिप विद इन ईच पेयर ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट इज। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स से जो हमने अभी 4 पढ़े हैं और इसमें पूछा गया है कि जैसे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। जैसे कैम्फर क्या कार्बोहाइड्रेट है? जी नहीं, ये नहीं है, तो ये आंसर ही गलत है। कैम्फर एल्कलॉइड है? नहीं। निकोटीन था एल्कलॉइड, तो इसको हमने कैंसिल किया। कैम्फर टर्पीन है? जी हाँ है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ नहीं है। निकोटीन एल्कलॉइड है, चलो ये है। स्ट्रेप्टोमाइसिन लिपिड है, दैट इज़ रॉन्ग। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं सारे के सारे ये गलत हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, that is option A. Camphor is terpene, insulin is a protein क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड उसमें है, निकोटीन एल्कलॉइड है और स्ट्रेप्टोमाइसिन कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। तो ये जो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच वॉज क्वाइट ईजी। ये बस इतना था कि इसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए थी कि कौन सा कंपाउंड किस तरह का है। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करें, आइए याद कर लेते हैं कि प्यूरीन बेसिस, न्यूक्लियर बेसिस, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। प्यूरीन बेसिस, दिस इज़ प्यूरीन न्यूक्लियस, दिस इज़ पिरिमिडीन न्यूक्लियस। तो प्यूरीन के जो बेसिस वो क्या है? एडेनिन और ग्वानिन है और पिरिमिडीन वाले न्यूक्लियस के क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन है। जो याद रखना है हमें यहाँ पर कि प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर ग्वानिन एंड एडेनिन। तो प्यूरीन जो ग्वानिन और एडेनिन है ये हमको याद रखना है नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए। सो लेट्स रिमेंबर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है एमसीक्यू के लिए वो ये कि सुक्रोज इज़ अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। सुक्रोज ये रहा और इसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका नाम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड क्यों है? पहले याद कर लेते हैं कि जो रिड्यूसिंग होते हैं शुगर उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कीटो, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। ग्लूकोज, मैनोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और ये रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसमें फ्री C+O है। यहाँ पर फ्री C+O नहीं है और यहाँ इसमें जो है आसानी से रिंग ओपनिंग, ऐसा नहीं है कि ओपन और क्लोज होता रहे तो रिड्यूसिंग शुगर हो बन जाइए, ऐसे कंडीशन यहाँ पर फ्री C+O का यहाँ पर पैदा या क्रिएट नहीं होता। तो जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो हमको यहाँ पर ये बात याद रखनी है एंड दिस इज़ अ सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो इन सब चीज़ों को याद रखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अनुसार भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर सकते हैं। साइक्लिक एसिटल्स और कीटल्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विद देयर ओपन चेन कार्बोनल कंटेनिंग फॉर्म्स इन न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन। जब न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो साइक्लिक एसिटल और कीटल फॉर्म होता है वो ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। इसीलिए दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय रिएजेंट सच एज टॉलरेंस रिएजेंट। ये बाई के बाद एक स्पेस है। टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा या ब्रोमीन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज नहीं किए जा सकते।
तो यानी ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम नहीं करते, इसीलिए इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। जबकि हेमीएसिटल्स और हेमिकेटल्स जो ओपन चेन शुगर के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तब वो रिड्यूसिंग कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उसमें सी डबल बॉन्ड ओ, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो फॉर्म रहता है जो कि टॉलरेंस रिएजेंट और ब्रोमीन के साथ एक्ट कर सकता है और उसको रिड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए दीज कैन रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर के नाम से पुकारा जाता है। याद कर लेते हैं कि डीएनए में देखिए ये स्ट्रैंड्स हैं, ये एक है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, और देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 5th एंड लिखा हुआ है और ये जो हिस्सा है 3rd एंड है, ये 5th एंड है। फिर ये इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का ये 5th एंड है और इसका ये 3rd एंड है। तो 5th एंड 3rd एंड के बीच में बॉन्ड है, आप देख सकते हैं, और उसके बॉन्डेड है फॉस्फेट लिंकेज का। उसी तरह से आप इन सभी में देख सकते हैं कि दिस इज़ द 3rd एंड और दिस इज़ द 5th एंड। ये 3rd एंड है, सॉरी यहाँ देखिए ये 3rd कार्बन है, ये 5th कार्बन का 5th वाला एंड है, 5th एंड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दिस इज़ 5th एंड, तो 3rd और 5th के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड है। तो यहाँ से अगर 5 प्राइम लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 3 प्राइम एंड है। तो ये हमको याद रखना है। प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस डीएनए में है, जो हमने पहले भी देखा था, याद कर लिया था। तो करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ और आर। ये हमें चॉइसेस दिए हुए हैं, अब पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ग्वानिन इज़ अ प्यूरिन न्यूक्लियो बेस। तो ग्वानिन जो है वो प्यूरिन न्यूक्लियो बेस है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमने इससे पहले देखा है। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन आर ए कायरल एमिनो एसिड्स। देखिए जो ग्लाइसिन ये रहा और प्रोलीन ये रहा। ग्लाइसिन आप ये याद रखिएगा, ग्लाइसिन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेट और जेआरएफ दोनों में ही, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर से बेस्ड आता है। आप देख सकते हैं ग्लाइसिन के में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये है इसका कार्बन, जिसके ऊपर एक NH2 एक COOH और 2 हाइड्रोजन है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ग्लाइसिन जो है वो ए कायरल है। तो ग्लाइसिन इज़ ए कायरल, दैट इज़ राइट। लेकिन अगर हम प्रोलीन को देखें तो उसमें प्रोलीन को देखें कि प्रोलीन का कार्बन कौन सा है। ये प्रोलीन का कार्बन जिसमें एक COOH जुड़ा हुआ है, एक NH के साथ बॉन्ड है, एक CH2 के साथ बॉन्ड है, और चौथा जो वैलेंसी इसका है दैट इज़ हाइड्रोजन। उसका मतलब जो प्रोलीन का कार्बन है वो कायरल कार्बन है। एमिनो एसिड्स में ग्लाइसिन ही ऐसा एमिनो एसिड है जो कि ए कायरल है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि प्रोलीन भी ए कायरल है, ये गलत है। सो स्टेटमेंट बी इज़ अ रॉन्ग आंसर। फिर देखते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। डीएनए कंटेन्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। पेंटोज शुगर में हमने देखा है, पेंटोज शुगर इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स थे उसके अंदर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके बारे में भी हमने 1-2 स्लाइड पहले देखा था कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसके पास फ्री C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स नहीं है। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर है ये है A, C और D, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसके बारे में हमने पहले जानकारी ले ली थी। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो एमिनो एसिड्स के होते हैं पेप्टाइड में, वो दिखाया हुआ है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड में। तो ये एमिनो एसिड से बना हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन है। जो बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा हेलिसेस और बीटा स्ट्रक्चर। बीटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इस तरह से जिगजैग शेप में ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जो एमिनो एसिड से बने हुए हैं और आपस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से शीट बनती है, परतें बन जाती हैं। और यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन को देख रहे हैं वो हेलिक्स के रूप में है, और
ऐसे ऐसे हेलिक्स के रूप में है और इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो आपस में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से बॉन्डेड है। ये देखिए C डबल बॉन्ड O इज़ बॉन्डेड टू H, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। सिमिलरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो ये चीज़ें हमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड का, उसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनता है, जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर है। इसके बाद याद कर लेते हैं हम न्यूक्लिक बेसिस के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियो बेसिस आर पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स। तो ये देखिए पिरिमिडीन का न्यूक्लियस है, जो कि इससे पहले भी कुछ स्लाइड में हमने देख लिया था। और पिरिमिडीन बेसिस जो हैं वो डीएनए में यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। याद कर लेते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये देखिए ये एक एमिनो एसिड है, ये NH2 ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, ये दोनों इस कार्बन से बॉन्डेड है। इसी तरह से दूसरा एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और इनमें डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये जो आप देख रहे हैं। ये जो एमाइड एमिडो बॉन्ड बना है उसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरह से नेक्स्ट एमिनो एसिड इधर से जुड़ता चला जाएगा या इधर से जुड़ता चला जाएगा, लंबी सी चेन एमिनो एसिड्स की बन जाएगी, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये पेप्टाइड लिंकेज है। अगर हम देखें तो ये जो पेप्टाइड जो स्ट्रक्चर लिखते हैं पॉलीपेप्टाइड, जो कि एमिनो एसिड से बना हुआ है, इस लेफ्ट हैंड साइड में बाईं हाथ की ओर हम लिखते हैं NH2 और जो राइट हैंड साइड है उसमें लिखते हैं हम COOH ग्रुप। ये कन्वेंशन है, इसी तरह से लिखा जाता है। यहाँ एक और पॉलीपेप्टाइड दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। यहाँ NH, ये स्वेटर आयनिक फॉर्म है, इसलिए NH3+। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग से इन एमिनो एसिड्स को दिखाया गया है। सेरीन है, जिसका COOH जो है वो हिस्टिडीन के NH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये रहा CONH बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड है। और जब हमने इस पॉलीपेप्टाइड को लिखा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ NH2 और यहाँ पर COOH बॉन्ड हमने लिखा है। और जो इधर के साइड में यानी आप इस इधर के साइड में, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में NH और राइट हैंड साइड में COOH, आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ इस साइड में लेफ़्ट में NH और राइट में COOH इस तरह से लिखा जाता है। और पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में भी लेफ़्ट में NH2 और राइट में COOH लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स को हम लिखते हैं। नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड के बारे में एक बात जान लेते हैं। नेचुरली अकरिंग जो प्रकृति में पाए जाने वाले फैटी अम्ल हैं, वो अनब्रांच्ड चेन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। मतलब नेचुरल में जो फैटी एसिड्स हैं उनमें कार्बन नंबर जो है वो इवन होता है, यानी सम संख्या होती है। अनब्रांच्ड चेन होता है कार्बन एटम्स का। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हमारे स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ C11 है, लेकिन यहाँ पर भी एक COOH में भी एक कार्बन है। तो ये 11 + 1 दैट इज़ 12, और वो है एक इवन नंबर। इसी तरह से आप 17 C17 यहाँ पर H33 COOH है। तो अगर ऐड करें तो 17 और इसका एक COOH का एक कार्बन दैट इज़ 18। इसी तरह से आप देखेंगे जो नेचुरल फैटी एसिड्स हैं उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। याद कर लेते हैं लॉबरी डी ब्रायन वैन एकेंस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसको कि लॉबरी डी ब्रायन एल्बेट्रा वैन एकेंस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि डी ग्लूकोज का किसी बेस के प्रेजेंस में इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और ये विद टॉटोमेरिक इन डायोल एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन याद रख लेते हैं कि बेस जो कैटलिस्ट के रूप में यहाँ काम करता है, वो डी ग्लूकोज का जब उसके प्रेजेंस में डी ग्लूकोज को रखा जाता है तो बेस कैटलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस एल्डोज शुगर का कीटोज में। और क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म इस तरह से है कि आप देख सकते हैं कि OH जो
पहले यहाँ पर डी ग्लूकोज में राइट हैंड साइड में था, फर्स्ट सेकंड वाले कार्बन पे, वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी डी ग्लूकोज से हमें डी फ्रुक्टोज और डी मेनोज भी इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। और कुल मिला के इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है लॉबरी डी ब्रायन वैन एक्सटीन ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा नाम है लॉबरी डी ब्रायन एल्बर्टा वैन एक्सटीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज और आर। इज और आर मतलब इज है तो वो यानी एक होगा, या आर यानी एक से ज़्यादा जो आंसर है वो भी इसमें हो सकते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड डिस्क्राइब्स द नंबर एंड टाइप ऑफ एमिनो एसिड। कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि कितने संख्या में एमिनो एसिड हैं, कितने प्रकार के एमिनो एसिड के रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड में है, जबकि ये बात गलत है। हमने देखा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि वो शीट में है या हेलिक्स में है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड नहीं डिस्क्राइब करता कि एमिनो एसिड के संख्या और उसके प्रकार किस तरह से हैं। इस चीज़ को सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो हम मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं फर्स्ट एज रॉन्ग। सेकंड को देखते हैं। यूरेसिल इज़ अ पिरिमिडीन न्यूक्लियर बेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। फैटी एसिड्स आर ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नहीं, फैटी एसिड में जो है इवन नंबर होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद CaOH ट्वाइस, इसमें अभी देखा है कि हमने बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन इन्होंने पूछी भी है। लॉबरी डी ब्रायन वैन एक्सटीन रीअरेंजमेंट के बारे में इन्होंने पूछा है। और डी ग्लूकोज का CaOH ट्वाइस के प्रेजेंस में अ मिक्सचर कंटेनिंग डी फ्रुक्टोज मैनोज एंड डी ग्लूकोज होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर जो हमारा है, आंसर इज आर बी एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने दिस इज़ बी इज़ करेक्ट एंड डी इज़ करेक्ट। दिस वाज क्वाइट सिंपल, हमको सिर्फ प्रायर नॉलेज होनी चाहिए थी। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि एलेनिन क्या है। एलेनिन ये देखिए COOH एंड CH, उसमें CH2 और एक CH3, तो ये एलेनिन है। याद रखना है कि जो कार्बन है जिसमें COOH और अल्फा एमिनो एसिड है, उसमें जो ग्रुप लगा हुआ है वो CH3 है इस कार्बन पर। और आप देख सकते हैं कि एस्परेजिन में जहाँ कि यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर CONH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने को याद रखना है ये दोनों एमिनो एसिड्स के बारे में। याद कर लेते हैं कि सैंगर्स रिएजेंट क्या था। DNFB के नाम से जाना जाता है, डाई नाइट्रो फ्लोरो बेंजीन, B से बेंजीन, F से फ्लोरो। तो ये सैंगर्स रिएजेंट है। और ये कैसे काम करता है, देखिए एक पेप्टाइड चेन दिया हुआ है, ये डॉटेड लाइन दिखाता है कि ये पॉलीपेप्टाइड है और एमिनो एसिड से बना हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है। ये F और इसका H आपस में यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये निकल गए और बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ये बन गया। तो जो DNFB यानी सैंगर्स रिएजेंट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के कौन से साइड से जुड़ा है, NH2 साइड से जुड़ा हुआ है, ऐड हो जाता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब ये जो साइड है वो प्रोटेक्टेड हो गया और जो N साइड वाला जो एमिनो एसिड है वो सैंगर्स रिएजेंट के साथ जुड़ा हुआ अलग निकलता है। बाकी सारे जो हैं एमिनो एसिड्स एक दूसरे से हाइड्रोलिसिस के द्वारा अलग हो जाते हैं। अब हम उससे जो हमने देखा कि अगर हम इसका एनालाइज करें तो इससे जुड़ा हुआ जो एमिनो एसिड होगा उसका स्ट्रक्चर हमें पता पड़ जाएगा। यानी अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो जो उसका N एंड नाइट्रोजन NH2 एंड वाला जो एमिनो एसिड है उसकी पहचान सैंगर्स रिएजेंट के द्वारा की जा सकती है। और इस तरह से हम जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। टेट्रापेप्टाइड्स दैट आर गिवन बिलो that gives the following product on reaction with Sanger's reagent followed by hydrolysis are।
तो इन्होंने पूछा है कि ये टेट्रापेप्टाइड्स, ये 4 टेट्रापेप्टाइड्स हमको दिए हुए हैं और दैट गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो सैंगर्स रिएजेंट के साथ ये 4, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 4 हमें टेट्रापेप्टाइड दिए हुए हैं, 4 जो पेप्टाइड आपस में 4 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और टेट्रा एमिनो एसिड इसके अंदर है, 4 एमिनो एसिड 1 2 3 एंड 4 सभी में सेम है इन ऑप्शंस में। तो उसका हम अगर सैंगर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सैंगर्स रिएजेंट जो है करवाने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सैंगर्स रिएजेंट के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट हमको देगा। हमने अभी देखा कि सैंगर्स रिएजेंट जो है वो डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन होता है और जब वो पेप्टाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनता है। यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन था जो कि इस जगह के F के साथ निकलकर HF निकल जाता है और दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है। यानी एमिनो एसिड कौन सा था? एमिनो एसिड जो था ये, इसको अगर हटा के इसकी जगह अगर हमने H लिख दिया तो वो वाला एमिनो एसिड था, यानी ये एलानीन था। एलानीन की स्ट्रक्चर हमने देखी है। तो अब इन सब में जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ़्ट में NH2 लिखते हैं और राइट में हम COOH लिखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड बाईं हाथ का जो एमिनो एसिड है वो एलानीन होना चाहिए। उसके साथ ही जो सैंगर्स रिएजेंट है वो रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस के बाद ये देगा। तो हम देखते हैं एलानीन यहाँ पर है, इसमें एस्परेजिन है, एस्परेजिन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं आता है तो ये रॉन्ग है। यहाँ एस्परेजिन है, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ एलानीन है जो इस वाले स्ट्रक्चर को देगा, यहाँ देगा। तो दैट मीन्स द आंसर इज़ A and D। ये A और D करेक्ट आंसर हैं, ये दोनों रॉन्ग है। तो इस तरह से हम इस आंसर तक आराम से पहुँच जाते हैं। एंड with this I come to end of this video. Thank you for being with me.